जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और एचपी पुलिस 2024-25 के भर्ती एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के सेक्शन में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आज हमारा पहला मॉक टेस्ट होने वाला है और ये मॉक टेस्ट प्रॉपरली बेस्ड होगा हमारे एचपीपीएससी के नए पैटर्न के ऊपर, जो भी उसमें टॉपिक्स सिलेबस में मैंशनड है। साथ ही इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, यानी इसी लेवल के क्वेश्चंस। तो ये मॉक टेस्ट रेगुलर रहेंगे, तो आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है इस मॉक टेस्ट को लेके, ताकि अगर आप आगे और भी ऐसे मॉक टेस्ट चाहते हैं तो ठीक है। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी हमारी मतलब चली रहेगी साथ साथ में, और कोशिश करेंगे कि मॉक टेस्ट भी आपको थोड़े थोड़े इंटरवल्स में प्रोवाइड किए जाएँ। तो जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पुलिस के एग्ज़ाम तक आपको रेगुलर ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट हो गया, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो गया, लास्ट में रिवीजन वीडियोस हो गए, सभी कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और जिसने भी सिलेबस इन डिटेल नहीं कवर किया है वो प्लेलिस्ट से चेक कर सकता है, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स इन डिटेल मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल और डाउट ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको भी ज्वाइन कर लें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना मॉक टेस्ट। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1। तो मॉक टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24, 40 और 56 से मतलब इन सभी से जो है वो विभाज्य होनी चाहिए, यानी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखना है कि इसको कैसे करना है। अब कुछ बच्चे होंगे इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, कुछ होंगे जो 24 से डिवाइड करने को देखेंगे, फिर 40 को देखेंगे, फिर 56 को देखेंगे। ऐसे नहीं करना है आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है आपने 24 को। 24 किससे बना हमारा, 24 बना हमारा 8 से और 3 से। ठीक है, 40 किससे बना, 4 से और 10 से। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। और 56 किससे बना, 7 से और 8 से। तो आपने एक चीज़ जो है ध्यान में रखनी है कि हमारा आंसर 8 से डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें मेरे को दिख रही हैं जो मेन में। तो मैं सबसे पहले 8 से देखता हूँ। तो देखो ये वाला 8 से डिवाइड नहीं होगा, अंतिम के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए 8 से, तो ये तो हो रहे नहीं है। वैसे इसके भी अंतिम के 3 अंक डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो 2 ऑप्शन बच गए मेरे पास, एक ये एक ये दोनों 8 से हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है 7 का। तो मैं 7 से देखता हूँ, तो 7 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। मेरे को राइट आंसर मिल गया अपना बी ऑप्शन, जो 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, यानी 1680। देखो बिना किसी मतलब जिसको डिविजिबिलिटी पता है, कैसे हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, वो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकता था बिना किसी एलसीएम के, किसी चीज़ के। ठीक है, और अगर एक सेकेंड, अब मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे मैंने डिविजिबिलिटी चेक की। ये तो आपको पता ही होगा, 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम, अंतिम के 3, यानी यहाँ पे लिखा था 170, तो 0 को तो काट दो, तो 17 8 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। वैसे ही इस ऑप्शन में देखो लिखा था 260, तो 0 को इग्नोर कर दो, 26 लिखा है, 26 को करो आप किससे, 26 को करो आप 8 से, तो नहीं होता है। 26 को 8 से करोगे तो 20 मतलब 2 बच जाएगा और 0 के साथ बन के कुछ नहीं बना पाएगा, तो ये भी 8 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है 680, तो 68 तो डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 64 बन जाता है और 4 रिमाइंडर बनता है, वो 40 बना देगा इस 0 के साथ, तो डिवाइड हो जाएगा 8 से। ठीक है, वैसे इस ऑप्शन में देखो यहाँ पे 080, तो ये तो 8 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, 10 से। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे मैंने एलिमिनेट कर लिए थे, कि एक आ गया था मेरे पास बी ऑप्शन और एक आ गया था ए ऑप्शन। फिर मैंने 7 से चेक किया, नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे सामने दिख रहा था कि 7 को 2 बार करूँगा तो 14 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा 28, तो 7 चौके 28, तो मेरा पूरा डिवाइड हो रहा है ऑप्शन बी। जिसने इस तरह से नहीं करना था वो क्या करता, फिर एलसीएम ले लेता किसका, 24, 40 और 56 का, कितना आ जाता है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 56 का डबल देखो 112, 112 40 से इतना नहीं होता है, उसका डबल देखो कितना होता है, 224 वो भी नहीं होता है, उसका डबल देखो कितना होता है, 280 होता है। डबल नहीं देखना है, 280 देखो, तो 280 भी कहाँ होता है, नहीं होता है, 280 भी नहीं होता है। तो होगा तो भाई जिसके अंत में 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 है लास्ट में, तो 280 नहीं होता है, तो उसके बाद क्या हो सकता है, 280 के बाद 280 560, तो 560 ये हमारा एलसीएम। देखो ये 40 से भी कट रहा है
और 24 से भी कट रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, मतलब मेरे को तो दिख रहा है कि कट रहे हैं दोनों। अगर नहीं कट रहे हैं तो फिर इसका 560 का मल्टीपल होगा मतलब, ठीक है। तो 560 का मल्टीपल कौन सा है यहाँ पे, एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। 560 का कौन सा मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर बी यानी 1680, ठीक है, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 56 है और 56 यहाँ पे 0 है, तो 56 के साथ 0 तो एंड में होगा ही होगा। और इसका मल्टीपल होगा तो देखो 500 को 3 बार जाऊँगा तो 1500 बनेगा, और 60 को 3 बार जाऊँगा तो 180 बनेगा। तो 1500 और 180 बन जाएगा कितना, 1680। तो यहाँ से मेरा राइट आंसर। एलसीएम आप अपने तरीके से एलसीएम लेके कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बता दी, ये पहले भी हमने क्वेश्चन किया, एलसीएम से भी कर सकते हो, और सबसे बेस्ट तरीका आपका ये वाला, इस तरह से देख लो और देख लो किससे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके दोनों विकर्णों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमने अपनी मेंसुरेशन के क्लास में किया है। वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड का स्क्वायर किसके बराबर दिए हमें, 625 के। अब हमें साइड बतानी है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, वहाँ पे रूट लग जाएगा, यानी 625। तो मेरे पास साइड कितना आ जाएगा, 25। तो साइड 25 आ गया। अब इन्होंने बोला विकर्ण, ठीक है। विकर्ण किसके बराबर होता है, विकर्ण होता है मेरा डायगोनल साइड और √2 के बराबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइड कितनी मेरी 25, तो 25 √2, एक डायगोनल आ गया। अब दोनों विकर्णों का, तो दोनों विकर्ण क्या होते हैं, सेम ही लेंथ के होते हैं, तो दोनों विकर्णों का योग बोला तो 25 √2 प्लस 25 √2 कितना हो जाएगा, 50 √2। तो राइट आंसर आ जाएगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन बी 50 √2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों विकर्णों का योग बोला, ये नहीं बोला कि विकर्ण क्या होगा, विकर्ण पूछा तो ये होता ऑप्शन है, लेकिन इन्होंने पूछा दोनों का योग यानी सम। तो एक विकर्ण 25 √2 होगा तो दूसरा भी इतना ही होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 और 25 50। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है और 24 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आंसर है मीटर में, ठीक है, और यहाँ पे दिया है मेरे को स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो स्पीड क्या आ जाएगी हमारी, स्पीड आ जाएगी 72 इंटू, जब भी हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, 18 जो कि 72, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद मेरे को टाइम दे दिया कितना, 24 सेकंड, कि 24 सेकंड में किसको पार करी, खंबे को। मैंने आपको बोला कि खंबे को पार करी, तो खंबे की लंबाई नहीं लेते हम, तो हमसे पूछा ट्रेन की लंबाई। हमें पता है लंबाई यानी डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू में टाइम के बराबर। तो स्पीड कितनी मेरे पास 20 और टाइम कितना है 24, तो देखो 2 चौके 8 और एक ही ऑप्शन में, एक कहाँ पे, एक तो 0 आएगा लास्ट में और एक 8 आएगा, तो ऑप्शन डी। वैसे भी 24 दूने 48 होते हैं, तो मेरा आंसर क्या जाता, 480 मीटर, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों, मतलब ये आंकड़े दिए हैं और इसका क्या बताना हमें, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, एक तो सम वाला फॉर्मूला होता है यानी इवन वाला, और एक होता है ओड वाला। तो देखते हैं कौन सा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया इवन। इवन होता तो डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, कौन सा आ रहा है 5th, तो हम करेंगे यहाँ पे 5th और उससे अगली टर्म लेते हैं। जब भी इवन आता है तो 5th और उससे अगली टर्म यानी 6th, ठीक है, 5th प्लस 6th बटे में 2। तो यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे छोटी टर्म कौन सी आ रही है हमारे पास, 11, इसको काट दिया। उसके बाद कौन सी आ रही है मेरे पास, 16, इसको काट, 16 नहीं आ रही है, 15 आ रही है, 15 को काट दिया। उसके बाद 16 को काट दिया, उसके बाद 17 को काट दिया, ठीक है, कितनी काट दी, 4 काट दिया, 5वीं आई 19, तो 19 को लिख लूँगा मैं। छठी कौन सी आई, 19 के बाद आई 21, ठीक है, तो 19 प्लस 21 बटे में 2, तो यह जाएगा 40 बटे में 2, तो मेरा मीडियन क्या जाएगा 20, ठीक है, ऑप्शन ए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो। एक दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में लगाने वाला, तो उससे भी आप ट्राई कर सकते हो। राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन ए 20 आ गया, ठीक है। आपने क्या करना है कि बाद में हमें स्कोर भी बताना है कि आपका कितना यहाँ पे स्कोर रहा है, उस बेसिस पे आपको बताएंगे कि
क्या आपकी तैयारी कहाँ मतलब किस दिशा में सही जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, यदि घन के एक फलक का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। अब मैंने आपको बताया कि घन की सभी साइडें क्या होती हैं, सभी एजेस होती हैं बराबर। अब घन के एक फलक, 6 फलक होते हैं ऐसे करके। ठीक है, जब आप घन को खोलोगे तो ऐसे ऐसे करके 6 फलक मिलेंगे, यानी सभी फलक का परिमाप कितना होगा, 48 ही होगा। तो एक का दिया हमें 48, मान लो इसका दिया है 48 दिया है। अब हमें पता है इसकी सभी साइडें क्या होती है बराबर, जैसे ए जैसे स्क्वायर की होती है ना, वैसे ही हमने ए मान ली। अब देखो हमें पता परिमाप किसके बराबर होता है, सभी साइडों का जोड़। a प्लस ए कितना हो गया 4a। 4a किसके बराबर है 48 के। a किसके बराबर है, यहाँ से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूने 8, a आया 12 के बराबर। ठीक है, हमसे क्या पूछा, इसका आयतन पूछा है। आयतन पूछा तो 12 का क्यूब हमें पता है कितना होता है, 12 का क्यूब होता है हमारे पास। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आयतन किसके बराबर होता है, घन का आयतन होता है हमारा भुजा का क्यूब। ठीक है, भुजा का क्यूब। तो भुजा कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ से भुजा आई थी 12, तो 12 का क्यूब करूँगा तो 12 का क्यूब कितना होता है 17, 28। और जिसको इतना भी नहीं पता था कि क्यूब कितना मेरा, तो वो डायरेक्ट क्या देखता है, 2 यूनिट डिजिट देखता है, 2 है, और 2 का क्यूब करता है कितना आ जाता है 8। तो लास्ट में 8 आता है, ऑप्शन बी राइट मार्क के आप 1 नंबर पक्का कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना है। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है ना डिफिकल्ट है थोड़ा सा, उसको नोट कर सकते हैं आप और इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसका सॉल्यूशन था आपका ये। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से हम अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले के रूप में फिर से डाला जाता है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपका कि बड़े गोले से छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं, तो बड़े गोले का जो भी त्रिज्या दी है उसका क्यूब करना है आपने। ठीक है, और डिवाइड में जो डिवाइड किससे करना है, जो छोटे गोले का रेडियस है ना, त्रिज्या उसके क्यूब से। ठीक है, तो ये इसका क्यूब हो गया, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया बड़े वाले गोले का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बिग स्फीयर और यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल स्फीयर। ठीक है, अब देखो इसको कैंसिल करो, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, तो क्या बच गया मेरे पास 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब हमें पता कितना होता है 216। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। जिसको 6 का क्यूब नहीं पता, 6 का स्क्वायर तो पता होगा 36, तो फिर से 6 से कर लो, कितना आ जाएगा 216। ठीक है, तो इस तरह से जब भी पिघलाने वाला क्वेश्चन आ जाए और ऐसे मतलब फिक्स पैटर्न होता है ये, और पूछ ले कि टोटल कितने गोले बने हमारे पास, तो आपने कोई आपको पाई की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको क्या बोलते हैं 4/3 इसका फॉर्मूला क्या होता है वैसे त्रिज्या का, सॉरी आयतन का, स्फीयर के आयतन का, स्फीयर का आयतन, स्फीयर क्या होता है हमारा गोला, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखो बड़ा स्फीयर था उसके लिए मैंने R1 मान लिया कितना 12 था, और छोटे के लिए मैंने R2 मान लिया कितना था 2 था। अब जब भी ऐसे बोले कि बड़े स्फीयर से छोटे छोटे बनाए, तो बड़े स्फीयर के आयतन को छोटे स्फीयर के आयतन से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, यानी नंबर ऑफ स्फीयर्स। अगर हमें बताने हो कि कुल कितने गोले बनेंगे, तो बड़े स्फीयर का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 12 का क्यूब, नीचे 4/3 पाई और R2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, यानी यहाँ पे 2 का क्यूब आ गया। अब देखो मैंने डायरेक्ट ये चीज़ कैसे लिख दी थी, यानी 12 का क्यूब बटे 2 का क्यूब, यहाँ से ये चीज़ क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है, इसकी वैल्यू भरने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या बचता है 12 का क्यूब बटे 2 का क्यूब। तो यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, और राइट आंसर क्या आ गया 216। तो बी ऑप्शन राइट आंसर 216। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पासे के 2 थ्रो में 5 के अभाज्य संख्या गुणज के बराबर योग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इक्वल टू प्राइम नंबर मल्टीपल ऑफ 5। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना आपने। इन्होंने क्या बोला, अभाज्य संख्या गुणज के बराबर 5 के अभाज्य संख्या गुणज, यानी 5 का
5 का क्या होना चाहिए, गुणज, यानी 5 के टेबल में आना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और हमें पता है कि 5 के टेबल में अभाज्य संख्या कौन होती है, खुद 5 ही होता है। तो इनका मतलब क्या है कि योग किसके बराबर होना चाहिए, इन्होंने बोला 5 के अभाज्य संख्या गुणज, तो 5 के बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा आपको क्या किया, क्वेश्चन में घुमाया गया, लेकिन आपको घूमना नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला है अभाज्य संख्या 5 के अभाज्य संख्या गुणज। अब मेरे को बताओ कि 5 गुणज का मतलब क्या होता है कि 5 के टेबल में आना चाहिए, और अभाज्य संख्या मतलब जो अपने टेबल से कटती है। तो 5 के टेबल में 10 जो है वो 5 से कट जाता है, लेकिन 5 के टेबल में जो 5 आता है, जैसे हम लिखते हैं 5 × 1, ये कितना होता है 5। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो हमसे क्या पूछा है कि ये योग जो होगा हमारा, 2 डाइस को फेंकेंगे और दोनों पे जो हरे हैं ना हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, उनका योग कितना होना चाहिए, 5। तो बनाते हैं, कैसे बनता है 5। अब देखो मैंने पहले एक, मतलब मान लो पहले पे आया 1 और दूसरे पे आ गए 4, तो मेरे पास 5 बन गया, ठीक है। मेरे पास मान लो पहले पे आया 2 और दूसरे पे आया 3, तो भी मेरे पास 5 बन गया। मान लो मेरे पास आया पहले पे 3 और दूसरे पे आया 2, तो भी 5 बन गया, ठीक है। और फिर आया 4 और 1, तो भी क्या बन गया, 5 बन गया। इसके बाद मिल सकते हैं हम, इसके बाद देखो 5 और 1 करूँगा तो वो 6 हो जाएगा, इसके ऊपर ही जाएगी वैल्यू अब, और 6 और 1 करूँगा तो 7 इसके ऊपर ही। और किसी वैल्यू पे हमें क्या होगा, इसमें मतलब 5 सम प्राप्त नहीं होगा, यानी 5 योग प्राप्त नहीं होगा। तो देखो कितने रिजल्ट आ रहे हैं टोटल, 1 2 3 और 4, यानी 4 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी। और जब भी एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, कुल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती है, 36। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आता है हमारा 36, और पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 1 2 3 4, तो ऊपर कितना आ गया, 4। तो 1 से 4 से 1 बार गया और 4 से 9 बार गया, तो राइट आंसर आ जाएगा 1/9, ठीक है। ऑप्शन में चेक करते हैं, ये तो नहीं है हमारा, गलत है। यहाँ पे इसको कर लो ठीक, ये आई थिंक 1/9 की जगह 1/6 लिख दिए, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा 1/9। इसको अच्छे से समझ लेना, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है आपने। अगला क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल मोर देन 90 डिग्रीज इज कॉल्ड एज। एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहते हैं। तो ये मैंने आपको ट्राइंगल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जिसका भी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अधिक कोण त्रिभुज। ऑप्शन बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इस तरह से बनता है ये कुछ, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है। और इसको एक और नाम आपके पेपर में आ सकता है, मैंने बताया था वहाँ पे भी, बृहत कोण त्रिभुज, ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में तो ऑब्ट्यूज एंगल ही आएगा, लेकिन हिंदी में ये भी आ सकता है, ठीक है। तो याद रखना है कि इसका एक कोण क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति शिमला से कांगड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और कांगड़ा से शिमला 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। मतलब देख लो, यहाँ पे मान लो शिमला है हमारा और यहाँ पे कांगड़ा है, ठीक है। और इसके बीच की कुछ दूरी है हमारे पास, मान लो x, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि पहले गया और फिर आया, तो देखो सेम ही डिस्टेंस इसने चला, तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है और हमसे क्या पूछा, औसत गति पूछी है। तो मैंने आपको बताया जब भी हमारा क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है, यानी दूरी हमारी क्या होगी, नियत होगी, यानी स्थिर होगी। तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला कौन सा लग जाता है, औसत चाल का, 2 × में S1 S2 बटे में S1 प्लस S2। तो यहाँ से राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 × में 30 × में 50 डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 50 + 30। तो यहाँ से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे रखते हैं फिलहाल, × में × में 50 बटे में 80, ठीक है। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से 4 बार में गया, ठीक है। तो मेरे पास कितना बच गया, ये कितना था, इसको फिर से बता देता हूँ, 2 × 30 × 50 बटे में जोड़ा गया 80, 0 से 0 गया, 2 से 4 बार में गया। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 150 बटे में 4। तो इसको काटो, 4 × 12,
कितना बचा 3, 30 बन गया, तो 4 सत्ते 28, तो एक ही ऑप्शन है 7 वाला, डी ऑप्शन, और आगे पॉइंट में आ जाएगा 5। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा आ गया हमारे पास, डी ऑप्शन 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब और एक और तरीका था इसका हमारा, जो मैंने आपको बताया था कि आप कर सकते हैं, आप ले सकते हैं 30 और 50, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसका एलसीएम लेंगे जो आएगा 150, ये जाएगा 30 पंजे 150, ये जाएगा 5 तिया 50 तिया 150। मैंने बोला एक स्पीड और 2 स्पीड होंगी तो 2 से गुणा करना है, और डिवाइड में इनका सम 5 और 3 का सम कितना आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 300/8, इसको काटो, 8 तिया 24, 6 बचे 8 सत्ते 56.5। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ गया 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा x है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। ये भी आपको बताया गया है कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमारी x है तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आपको पता है फॉर्मूला क्या था हमारा, √3/4 साइड का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे साइड के लिए हमें x दिए तो √3/4 x का स्क्वायर, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा ये। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि आयत की लंबाई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी दी है हमारे पास, लेंथ दी है हमारे पास 25। ठीक है, और ब्रेड्थ दी है हमारे पास 22, यानी लंबाई और चौड़ाई दे दी है हमें, और हमसे पूछा क्षेत्रफल, तो हमें पता है क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ के बराबर। तो 25 को 22 से गुणा करूँगा, कितना आ जाएगा, 25 दूने 50 और 25 दूने 50 और 5 55, तो राइट आंसर क्या आ गया 550। और वैसे भी आप देख सकते थे कि यहाँ पे क्या आ रहा है 22 मल्टीप्लाई में 22 आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल होता है, जो कि एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन, इस तरह से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी डेटा का बहुलक 60 है, माध्य 15 है, और उस डेटा का माध्यक हमें माध्यिका बतानी है, यानी मीडियन बताना है, तो हमें पता है जब भी ऐसे दिया हो और कोई डेटा नहीं दिया हो तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कौन सा, मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। ठीक है, तो मोड मेरे को दिए कितना 60, मीडियन मैंने निकालना, तो यहाँ पे मैं इसको वैसे रहने दूंगा, माइनस में 2 इंटू मीन दिए मेरे को 15, 60 = 3 मीडियन -30। तो अब ये 30 जाएगा दूसरी साइड, यहाँ पे माइनस का है, वहाँ पे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा दूसरी साइड, तो 60 + 30 कितना हो गया 90। तो यहाँ से मीडियन किसके बराबर आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा 90/3। ये जो 3 है ये डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 90/3 कितना आ गया 30, तो मीडियन मेरे पास राइट आंसर आ गया 30। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स के क्लास में इसके काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हमने, टॉपिक वाइज में भी और वैसे सिलेबस यानी डिटेल क्लास में भी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले को भी और इसके क्वेश्चंस को भी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार अपने सामान पर 20% मूल्य अंकित करता है, मान लो उसने लिया था 100 रुपये का सामान और उसने अंकित कर दिया यानी 20% बढ़ा दिया। ठीक है, तो बढ़ा दिए तो कितना हो गया उसका 100 पे 20 बढ़ेगा यानी 120 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि फिर 10% की छूट दे देता है, अब 120 पे 10% की छूट दे दी यानी -10% किया उसने, यहाँ पे प्लस का 20% किया और यहाँ पे -10% है, तो 120 का 10% कितना होता है, हमें पता है कितना होता है 12। ये मैंने आपको डायरेक्ट निकालना बताया था, तो 12 होता तो 120 से माइनस करना, हमने 12 माइनस कर दी तो कितना बचा, 12 माइनस कर दिया तो बचा हमारे पास 108। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट आया। अब बोला कुल लाभ या हानि, 100 पे खरीदा था और इतने पे उसने बेच दिया, 108 पे बेच दिया डिस्काउंट देके, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है उसको 8 का। और जब भी मतलब इसका फ़ायदा 100 पे होगा तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा वही, यानी लाभ हो रहा है तो 8% प्रॉफिट लाभ आ जाएगा हमारा। ठीक है, 8% लाभ। अगर इस तरह से निकलना है तो आप कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि पहले के उसने मार्क किया है
इसको कोई वैल्यू लेके भी कर सकते हो आप। वैसे सबसे सिंपल तरीका आपका यही है कि उसने मार्क किए 20% और उसके बाद क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो सबसे सिंपल तरीका यही है मेरे हिसाब से, इस तरह से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें के की वैल्यू बतानी है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का ये। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, 155 और नीचे है 0.55, तो इसको मैं ऊपर लिख दूंगा इसका 1000, ठीक है। और यहाँ पे 155 है, यहाँ पे के, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है ना, इस पॉइंट का मैंने नीचे 0 लगा दिए, यहाँ पे 3 पॉइंट है, इसके 3 0 ऊपर लगा दिए। 155 से 155 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे के को मैं इस साइड ले जाऊंगा और इस 1000 को यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। तो के आ गया मेरा 155 डिवाइड बाई कितनी 0 है, 1 2 3 और 1 4, ये वाली। तो देखो कितने डिजिट बाद आएगा हमारा, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 ये नहीं हो सकता, 1 2 ये नहीं हो सकता, यहाँ पे आए नहीं। तो ऑप्शन बी सीधा आ गया कि देखो 1 2 3 4, 4 के बाद आएगा डेसिमल, यहाँ पे 2 के बाद है, 2 के बाद और यहाँ पे 1 के बाद। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी 0.0155। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 5 हरी गेंदें, 7 सफ़ेद गेंदें और 3 लाल गेंदें हैं, तो लाल गेंद मिलने की प्रायिकता क्या है। देखो टोटल रेड गेंदें कितनी है, रेड नहीं, ग्रीन बॉल्स कितनी है हमारे पास 5, सफ़ेद गेंदें वाइट गेंदें कितनी है हमारे पास 7 और रेड गेंदें कितनी है हमारे पास 3। तो कुल कितनी हो गई, 5 7 12 3 15। हमसे पूछिए रेड की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कितनी है 3 है, ऊपर कितना आएगा 3, नीचे टोटल आएगा 15 1 से और यहाँ पे 5 से, 3 5 15। तो ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी होगा ये, ठीक है, ये ऑप्शन सी होगा, ये बी होगा, ये ए होगा। तो ऑप्शन सी 1/5 राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि बैग का क्रय मूल्य 600 रुपये है और इसे 35% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, यानी 600 रुपये का बैग और उस पर हमें 35% का लाभ मिला है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कितने का लाभ मिला हमें, 35% का। इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं पहले। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज का नीचे लगेगा 100, 5 से गया 7 बार में, 5 से गया 20 बार में। मैंने आपको बताया ये होता है हमारा सीपी, और जो भी हमारा ऊपर होता है प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और लॉस होगा तो लॉस। यहाँ पे आ गया सीपी, यहाँ पे आ गया एसपी। सीपी कितना 20, 7 का प्रॉफिट हुआ 20 पे, तो कितना हो गया 27। हमें बोला कि इसका क्रय मूल्य कितना है 600, यानी 20 की वैल्यू मेरे को दी है 600, ठीक है। तो मेरे से पूछ ली 27 की वैल्यू, तो यहाँ से इस 0 से एक 0 काट दो, इनटू में मेरे को कितना करना पड़ रहा है, 2 को 30 करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं कितना करूँगा 30 करूँगा। तो 27 को 30 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 0, 7 21 और 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। तो 810 मेरा राइट आंसर आ गया। फिर से बताता हूँ, यहाँ पे देखो 20 की वैल्यू कितनी है, 600 दी है मेरे को और मेरे से पूछिए 27 की वैल्यू। अब देखो 20 को किससे गुणा करूँ कि 600 आए, 30 से गुणा करूँगा तो 600 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी किससे गुणा करना पड़ेगा 30 से। तो 30 से गुणा करूँगा तो 0, 3 से किया 7 को 1, 3 7 21 और 3 दूनी 6 2 8। तो मेरा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया 810। अगला क्वेश्चन है, 60 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कैसे हम देखते हैं, ठीक है। 60 से 90 के बीच में देखनी है। 60 से 90 के बीच में पहली कौन सी आती है 61, 61 के बाद आती है हमारी 67, 67 के बाद कौन सी आती है 71, 73, 79 आती है। उसके बाद कौन सी आती है 83, नहीं 83 होती है। 83 के बाद 85 नहीं होती है, 89 होती है, ठीक है। ये आ गई हमारी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा, ये करते हैं। कितना हो जाएगा 6 6 12, 12 7 19, 19 7 26, 26 7 33, 33 8 41, 41 8 49, 490, 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 9 31। कोई प्राइम नंबर तो नहीं मिस कर दिया। 61, 67, 71, 73, 79। उसके बाद क्या है, फिर से देख लेते हैं। 6 6 12 7 19, 6 6 12 7 19, 7 26, 26 7
33 33 8 41 41 8 49 490 1 7 8 9 3 12 9 21 21 3 24 24 9 33 24 9 होते हैं 33, तो मैंने लिख दिया 31। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 9 3 0 नहीं आएगा, यहाँ पे भी गलत लिख दिया 3 9 3 12 और 4 1 5 523 मेरा बी ऑप्शन राइट आंसर आ गया। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए लेकिन अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है और कैसे हम पहचानते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको इसका रेशनल नंबर में आपको हमने डीप में बताया, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि स्थिर जल में नाव की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बोट की गति है मेरे पास नाव 10 और धारा की गति यानी स्ट्रीम की गति मेरे पास 3, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल यानी डाउनस्ट्रीम और धारा के प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम जो हमें दूरी दी है उसमें टोटल कितना समय लगा है। देखो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड हमें मिल गई है यानी धारा की स्पीड। मेरे को पता है डाउनस्ट्रीम स्पीड किसके बराबर होती है, अब यहाँ पे मेरे को दी है बोट की स्पीड दी है कितनी 10 और स्ट्रीम की स्पीड दी है मेरे को 3। डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी धारा के अनुकूल की होती है बोट प्लस स्ट्रीम, यानी हो जाएगी 10 + 3 कितनी 13। वैसे अप स्ट्रीम होती है मेरे पास बोट माइनस स्ट्रीम, तो हो जाएगी 10 - 3 7। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम मिल गई मेरे को कितनी 13 और अप स्ट्रीम मिल गई 7। अब मेरे को धारा के अनुकूल कितना चलना 39। मेरे को पता है कि टाइम किसके बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस मेरे को कितना दिया 39, स्पीड मिलेगी मेरे को कितनी 13 और वहाँ पे डिस्टेंस कितना चलना है मेरे को 28 और स्पीड मिलेगी मेरे को कितनी 7। 13 से किया 3 बार में, 7 से किया 4 बार में, तो मेरे को कितना टाइम लग रहा है, एक जगह लग रहा है 3 घंटे, एक जगह लग रहा है 4 घंटे। इन्होंने पूछा कुल समय पूछा तो प्लस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 7 घंटे, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, जैसे आपको क्वेश्चन में बोला ना कि स्पीड ऑफ बोट, मैंने स्पीड ऑफ बोट लिख ली, फिर बोला स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख ली, उसके बाद इन्होंने बोला कि डाउन स्ट्रीम जाना और अप स्ट्रीम जाना, तो मेरे को डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए। कैसे निकालते हैं, बोट की यानी नाव की और धारा की स्पीड को प्लस कर देते हैं, तो 10 और 3 13 आ गया। अप स्ट्रीम स्पीड यानी नाव और धारा की स्पीड को माइनस कर देते हैं, तो 10 - 3 7 आ गया। अब इन्होंने पूछा कि डाउन स्ट्रीम 39 किलोमीटर जाना है, कितने की स्पीड से 13 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा मेरे को 39/13 3 आवर। वैसे अप स्ट्रीम 28 किलोमीटर जाना है मेरे को, कितने की स्पीड से 7 से, तो 28/7 4, तो कुल टाइम कितना आ गया 4 और 3 7 घंटे। अगला क्वेश्चन है, यदि बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या है। इसमें देखो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, 3 तरीके हैं, 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो और एक और तरीका है, कौन सा, पहले हम देखते हैं 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, 3 3 6 और 2 1 3, ये नहीं है, 5 4 9 5 4 9 ये है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये हो सकता है 6 4 10 हो गया और 6 4 10 ये भी हो सकता है, 2 1 3 हो गया, 3 3 6 ये नहीं हो सकता है। तो देखो 11 के मल्टीपल भी 2 आ गए, अब वो बच्चे फंस जाएंगे जो सिर्फ 11 का मल्टीपल जानते हैं। अब एक चीज़ और कर सकते हो आप, यहाँ पे हाइट में कितना दिया है 9 दिया है, तो 9 का मल्टीपल भी चेक कर लो एक बार। तो देखो 6 6 12 12 4 16 16 4 20 और 20 9 से नहीं कटता, तो ये गया, तो ऑप्शन मिल गया हमें बी राइट आंसर। तो मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं की अभी तक और राइट आंसर मेरे को मिल गया है, कौन सा, बी ऑप्शन, मतलब 55 44। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बिना किसी मतलब कैलकुलेशन के। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में 4 और 11 का मल्टीपल हो, या फिर हो सकता है 4 हमारे 11 के भी हो और 9 पे भी हो, तब कैसे करना है, तो तब आपको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिलेंडर का यानी बेलन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, πr² और h। ठीक है, यहाँ पे r कितना दिया, r होता है हमारा त्रिज्या यानी रेडियस, कितना दिया है 14, और ऊंचाई यानी h होता है हमारा ऊंचाई, कितना दिया है 9। तो पाई आ गया मेरा 22/7। ठीक है, रेडियस आ गया मेरा 14 यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर है, और h आ गया मेरा 9, काट दो इसको, 7 से गया 2 बार में,
तो मेरे पास बचा 22 गुणे में 2 गुणे में 14 गुणे में 9। कैसे करेंगे इसको? 28, ठीक है, ये बन गया 28 और ये बन गया 22। तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 5 61, 616। 616 को 9 से करूँगा अब मैं। देखो 616 को मैं 10 से करूँगा ना तो कितना आएगा मेरा? 6160। तो 6160 आएगा तो राइट आंसर तो वैसे भी मेरा इससे छोटा होने वाला है, 6160 से छोटा होने वाला है, तो डी सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। लेकिन 9 से कर रहा हूँ तो इससे थोड़ा सा छोटा होगा 5 की लाइन में, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी पूरा देख लो आप मल्टीप्लाई करके, तो 9 से गए 6 बार, मतलब 9 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 54, 9 को एक बार 9, 5 14, 9 के 54 और 1 55, ठीक है। तो फिर से क्या आ गया राइट आंसर? 5544। तो इस तरह से मैंने आपको बता दी किस तरह से आपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सबसे पहले 11 का मल्टीपल देख सकते हो, अगर 1 है तो ठीक है, हो गया। जहाँ पे भी पाई का यूज़ होगा हमारा, ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे देंगे ऐसे करके, पाई 22/7 है, ऐसे नहीं दिया होगा तो भी सिलेंडर जिसमें भी त्रिज्या का यूज़ होता है वहाँ पे आपका पाई का यूज़ होता है, तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हो। जहाँ पे भी त्रिज्या का यूज़ होता है ना वहाँ पे पाई का यूज़ होता है, तो आप 11 का मल्टीपल देख सकते हो। लेकिन मान लो 2 मल्टीपल है 11 के, तो आप जो उसके साथ हाइट दी है उसका भी मल्टीपल देख सकते हो। और इसका मैंने आपको डिटेल में बताया मेंसुरेशन में कि किस तरह से आप कहाँ पे 11 का मल्टीपल लगा सकते हो, तो ये भी आपने वहाँ पे देख लेना है और फॉर्मूले भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। तो यदि किसी मान का 1/3 65 है, ठीक है, 1/3 ये हमारा 65 के बराबर किसी चीज़ का मान लो, और टोटल वैल्यू मेरे पास 1। तो यहाँ से 1 कैसे निकालता हूँ मैं? इस 3 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाता है मेरे पास 65 इंटू में 3। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा 195, ठीक है। ये कैसे किया? अगर इस तरह से नहीं करना है, ये सिंपल तरीका है। तो आप मान लो कि वो संख्या क्या x है, अब इन्होंने बोला उस संख्या का 1/3 1/3 कितना है, बोल रहे हैं 65 है। तो मेरे को x निकालना, तो यहाँ पे x रहेगा और 3 डिवाइड में, तो उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो x आ जाएगा 65 इंटू 3 195। ऑप्शन ए राइट आंसर आ गया मेरा 195। तो यहाँ पे हो गए हमारे 20 क्वेश्चन ख़त्म। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम जो वो फ्रेम होगा, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप अब अपना स्कोर देखोगे कितने आपने खुद ट्राई किए थे और कितने सही किए हैं आपने और कितने गलत किए हैं, और कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है। उस तरह से आप आगे अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या फिर अपना 80% या 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो रिवीजन करते रहें और टॉपिक वाइज जो हमारे प्रैक्टिस हो रही है ना उसको भी करें, क्योंकि वहीं से देखो मतलब उसको कर लोगे तो सभी आपके कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, वहाँ पे रिवाइज भी हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी आपके जिस टाइप के आ सकते हैं एग्जाम में कवर हो जाएंगे। तो उसको मतलब करना ना भूले। डेली आपको एक वीडियो मिल रही है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की, तो उसको डेली आप देख सकते हैं। साथ ही इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप खुद भी इसको फिर से सोल्व कर सकते हो। और इन्हीं क्वेश्चंस को आप जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि रिवाइज करने लायक है उसको नोट कर सकते हैं और एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मॉक टेस्ट का फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा मॉक टेस्ट। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।